सो देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चार वर्ड्स में ही आपको ध्यान में आएगा कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या रहने वाला है। सो लाइक काइनेटिक मीन्स मूविंग। गैसेस, हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये 3 स्टेट होती है, उसमें से गैसियस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। गैसेस किस से बने हैं? तो पार्टिकल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बने हैं। सो मोशन और गैसेस, इसका जो रिलेशन है वो यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं। एंड टिपिकली लाइक इसके पहले हमने जो थर्मोडायनामिक्स में बेसिक डिफरेंस कहा था कि मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, कार की मोशन के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की कंप्लीट मोशन के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हमने कहा था नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इनसाइड वाली चीजें क्या है, सिस्टम के अंदर क्या है। ठीक है, सो वैसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी अंदर क्या हो रहा है। एज अ होल a gas may transfer from one place to another. Just for example, अगर ये बलून है, ठीक है, अब ये दिस बलून मे गेट ट्रांसफर फ्रॉम यहां से यहां, ऐसा बलून पूरा रूम में घूम सकता है। तो इस बलून की एज अ होल मोशन वी विल स्टडी इन मैकेनिक्स। ठीक है, बट इस बलून के अंदर जो गैसेस भरे हुए हैं, इस गैस का बिहेवियर, इस गैस की प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। क्या डिफरेंस ध्यान में आया क्या? एंड अभी हमारा कहना ऐसा है कि ये गैस, इवन दिस गैस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स are in motion continuously. ठीक है, ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में है, तो इनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो टिपिकली आपको ये पता है, ये 3 स्टेट्स है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। क्या डिफरेंस है इसमें? ओके, सिमिलैरिटी क्या है तीनों में? तो सिमिलैरिटी ऐसी है, दिस ऑल मेड अप ऑफ, दिस ऑल आर मैटर। सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। इफ इट इज मैटर, डाल्टन ने जैसे बताया, और डाल्टन के पहले भी, मतलब टिपिकली डाल्टन का समय है, इफ यू वांट टू नो, इज अराउंड 18th सेंचुरी, 76 to 1844। ठीक है, ये डाल्टन का समय है। इससे लगभग 2000 साल पहले महर्षि कणाद या इवन इन बाय डेमोक्रिटिस इन ग्रीस, इन लोगों ने इस प्रकार के मैटर के बारे में, हमारे आजू बाजू में जो चीजें हैं वो किससे बनी है, बेसिक चीजों के बारे में बताया है। हमने यहाँ कणाद ने कहा था कि ये जो पंचमहाभूत है उससे सब चीजें बनी हुई है। ठीक है, ये आज से लगभग 2500 इयर्स बैक
और वहां पर भी उन्होंने यही चीजें बताई थी कि ये जो मैटर है ये मॉलिक्यूल से एटम से बने हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स ये साथ में आकर मैटर बन सकता है। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रोपोर्शन रहेगा। सो आज जो साइंस में हम पढ़ रहे हैं ऐसा ही सिमिलर ये 2000-2500 साल पहले बताकर रखा था। ठीक है। सो सिमिलैरिटी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मैटर, एटम से बना है। डिफरेंस क्या है? तो जैसे हमें पता है सॉलिड्स को है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज या डेफिनेट वॉल्यूम कहेंगे। सॉलिड को दोनों भी है। लिक्विड को शेप है क्या? नहीं है। वॉल्यूम है। गैसेस को दोनों भी नहीं है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीजन है इसके पहले मैं थोड़ा सा लिखूंगा। आज जो हमें पता है कि साइज ऑफ एटम या मॉलिक्यूल size of atom or molecule is about an angstrom. एंगस्ट्रॉम मतलब कौन बता सकता है? एंगस्ट्रॉम मतलब 10 to the power -10 मीटर। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर। और हम जब वो न्यूक्लियस के बारे में, एटम्स एंड न्यूक्लियर के बारे में जानेंगे तब हम देखेंगे ही, बट ये टिपिकल साइज है एटम की इज अबाउट एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन सॉलिड इज अबाउट 2 एंगस्ट्रॉम्स। लिक्विड में भी दिस डिस्टेंस इज सिमिलर टू सॉलिड, बट इन गैसेस this difference is the distance, interatomic distance is या intermolecular distance is tens of angstrom। अब ये होने के कारण क्या रहता है? सॉलिड के ये इंटरएटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में these forces are not that strong, and that's why liquid do not have definite shape, but these are not as weak so that it cannot have definite volume। so, देखो ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम इतना होने के कारण ये इंटरएटॉमिक फोर्सेज जो है जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ये इंटरएटॉमिक फोर्सेज जो है वो काफी तगड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ये जो सॉलिड है इसको शेप भी पक्का रहेगा, वॉल्यूम भी पक्का रहेगा। लिक्विड में दो द डिस्टेंस इज इन द सेम रेंज का डिस्टेंस रहता है, बट द फोर्स है ये सॉलिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। सो दैट्स व्हाई लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं रहेगा, बट हाँ लिक्विड्स विल हैव डेफिनेट वॉल्यूम। गैस में क्या होता है कि डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, इट इज टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम। ठीक है। जस्ट आपको इमेजिन करना होगा, तो इमेजिन आपके घर के एक रूम में एक एक आदमी है। ठीक है। और
सॉलिड को इमेजिन करना है तो एक ही डाइनिंग टेबल पर, एक ही टेबल पर सभी लोग बैठे हैं, सो एक ही टेबल पर सभी लोग बैठे रहेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैस के केस में हर रूम में एक एक आदमी है, हर रूम में एक एक पर्सन है, सो दैट मच डिस्टेंस इज देयर इन गैसेस। एंड इसके कारण क्या होता है, ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, सो दैट्स व्हाई these molecules of gas are continuously in motion। ठीक है, उनके ऊपर ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। ठीक है, ये इतने क्लोज होने, दैट्स व्हाई गैसेस के केस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। या आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, while in case of solids and liquid interatomic forces are important। एंड दैट्स व्हाई गैसेस के लिए हमें अलग से उसके बिहेवियर के बारे में जानना पड़ रहा है, बिकॉज बिहेवियर ऑफ गैस इज क्वाइट डिफरेंट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, एंड उसका रीजन हमने अभी देखा। क्या सही है क्या? आया है? अब देखो, ये एक पार्ट हुआ, ये बैकग्राउंड तैयार हुआ हमारे लिए कि व्हाई गैसेस आर डिफरेंट कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक थ्योरी नाम का जो पूरा कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जानकर लेते हैं। ठीक है, सो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? इट वाज बेसिकली गिवन बाय मैक्सवेल इन 19th सेंचुरी। ठीक है, और ये क्या करती है? सो काइनेटिक थ्योरी हमें मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल पर प्रेशर एंड टेम्परेचर, गैस का जो प्रेशर है, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है या गैस का जो टेम्परेचर है उसके पीछे ये मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या है। एक्चुअली सही में कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गैस का टेम्परेचर इज व्हाट इज एग्जैक्टली, टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? हाँ सर, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है मतलब फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो रहा है, बट फोर्स कैसे बढ़ रहा है? क्या कर रहे हो आप? प्रेशर कम होता है मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देते हैं, एंड इम्पोर्टेंटली दिस इज कंसिस्टेंट विथ gas laws and
एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। याद है क्या गैस लॉज क्या है? गैस लॉज याद है क्या? Can somebody tell me about gas law? Kinetic theory of gases also explains concept of specific heat capacity and relates properties of gases like viscosity, conduction, with molecular parameters. And gives us estimate about molecular size and masses. Gives estimates about molecular size and masses. So देखो basically this is what kinetic theory is going to give us, what it is going to tell us. So basically काइनेटिक थ्योरी मैक्सवेल ने डेवलप की, किस पर बेस्ड है? तो उसके पहले जो गैस लॉज है और एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस है उसके ऊपर बेस्ड है या उसके साथ वो कंसिस्टेंट है। क्या करती है ये? तो बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर प्रेशर एंड टेम्परेचर, वैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर आर बल्क प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा गैस प्रेशर एक्सर्ट करने वाला है, पूरे गैस का टेम्परेचर रहेगा, बट मॉलिक्यूलर लेवल पर ये प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है इसके बारे में काइनेटिक थ्योरी बताने वाली है। नॉट ओनली दैट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें एक्सप्लेन करने वाली है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू गैसेस लाइक विस्कोसिटी, कंडक्शन विथ मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स। सो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो चीजें हो रही है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उससे ये प्रॉपर्टीज केटीजी हमें एक्सप्लेन करने के लिए मदद करती है। नॉट ओनली दैट, इट गिव्स अस एस्टिमेट अबाउट मॉलिक्यूलर साइज एंड मासेस। ठीक है सर, कौन से चीजों पर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेस्ड है? सो हम लिखते हैं उसके पहले मैं थोड़ा सा गैस लॉज को रिवाइज करवा देता हूँ। गैस लॉज याद है क्या हमें? आइडियल गैस इक्वेशन के पहले हमने डिस्कस किए थे। किसने किसने लॉज दिए थे? बॉयल्स लॉ, हाँ चार्ल्स लॉ, हाँ एवोगैड्रोस लॉ, और गै-ल्यूसैक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस।
याद है कि ये चीजें? एवोगैड्रो ने क्या कहा था? V upon n is equals to constant. इसका मतलब इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। exactly equal volumes of all gases at equal temperature and pressure। मतलब हमने P, V एंड T को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, या P एंड T को कांस्टेंट रखा तो इक्वल वॉल्यूम्स में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। Have same number of molecules, have same number of molecules, इसको हम मोल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे एवोगैड्रोस लॉ या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कहा है, ठीक है। बाकी इन तीनों के तरफ हम फिर से जाएंगे। सो केटीजी, ठीक है, लगे तो मैं शॉर्ट में आपको याद दिला देता हूँ ये लॉज क्या है। बॉयस लॉ क्या कहता है? PV equal to constant, obviously when temperature is constant। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V by T equal to constant, obviously कब? when pressure is constant। और गेल यूसफ क्या कहता है? P by T equal to constant, obviously for constant volume, ठीक है। और इन सबको जोड़कर हमने बनाया था आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो केटीजी किस पर बेस्ड है? सो केटीजी बेस्ड है, देयर आर फ्यू assumptions। फर्स्ट, gas consists of rapidly moving atoms or molecules, ठीक है। The distance between atoms or molecules is large enough to ignore interatomic forces which are very important for solids and liquids। These molecules traverse in straight line between
to successive collision and follows Newton's laws of motion. Collisions are perfectly elastic. ठीक है, एक पार्ट यहाँ पर और भी आ जाता है, actual volume of gas molecules is negligible compared to volume occupied by gas. ठीक है, these are few assumptions जिसके ऊपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बेस्ड करती है। क्या सही है क्या? सर लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड नहीं करते ना, अगर कोलाइड होते तो साउंड प्रोड्यूस होती ना। कोलिजन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा तो साउंड उस मोमेंट पर प्रोड्यूस होगा अगर उनकी कुछ एनर्जी लॉस होगी तो। बिकॉज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब वहां पर वाइब्रेशन जनरेट होंगे। वाइब्रेशंस कब जनरेट होंगे? अगर कुछ एनर्जी इस प्रकार से लॉस होगी तो। ठीक है, इस प्रकार से एनर्जी लॉस नहीं होती है, ये कोलिजन इलास्टिक है। ठीक है, मींस नॉट ओनली मोमेंटम बट आल्सो एनर्जी इज कंजर्व। अब ये एनर्जी क्यों कंजर्व होती है, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर समझना पड़ेगा। ठीक है, डाल्टन की थोड़ी सी थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जाएंगे हम, अभी उसकी तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या? सिंपल है ना। देखो, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होने के कारण molecules are held at some fixed position in solids. Liquids में they are not at fixed position but still the distance between them cannot increase suddenly to a large extent. ठीक है, उनकी रिलेटिव पोजीशन फिक्स रहेंगे। फिर क्या है, गैसेस में ऐसा है कि ये डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। कब तक नहीं प्ले करेंगे? एज लॉन्ग एज देयर इज नो कोलिजन, जब तक कोलिजन नहीं होता है तब तक। अब अगर कोलिजन नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो दूसरा कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है। फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है तो क्या इनर्शिया का लॉ यहाँ पर काम करेगा क्या? यस सर। तो इनर्शिया के लॉ के हिसाब से these molecules travel in straight line between two successive collisions. जब कोलिजन होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ रहे हैं, तब जाकर ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस रोल प्ले करेंगे। ठीक है, बट एज लॉन्ग एज ये डिस्टेंस बहुत कम है तो इस प्रकार से ये फोर्सेस रोल प्ले करने वाले नहीं है।
क्या ध्यान में आया क्या मैं क्या कह रहा हूं? कोलिजन होगा उस मोमेंट पर डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पिक्चर में आएंगे। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ठीक है, मैं पहले आगे जाता हूँ, फिर लगे तो वापस हम इसके ऊपर आएंगे। सो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर? क्या लगता है नाम से? सो देखो, ऑब्वियसली थ्रू आउट द ह्यूमैनिटी, थ्रू आउट द ह्यूमन रेस, ये सभी को क्यूरियोसिटी रही है कि यार एकदम बेसिक चीजें, या व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द थिंग्स, सभी चीजें किस चीजें से बनी है, हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रही है। ठीक है, शायद से रीजन ऐसा हो सकता है, अगर वो पता चल गया तो हम सभी चीजें बना पाएंगे। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई जैसे कहा कि कर्नाड, डेमोक्रिटस, ये सभी लोग 2000-2500 पहले भी इन सभी चीजों के बारे में सोच रहे थे। Scientists are still searching and still researching, discovering some new things, but ये 2000-2500 सालों से चलने वाली प्रोसेस है कि सभी चीजों को अगर हम छोटा 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 करते गए तो क्या मिलेगा। ठीक है, ऐसा पहला साइंटिफिक, या जिसे हम आज मानते हैं, ऐसा पहला साइंटिफिक प्रूफ या साइंटिफिक थ्योरी डाल्टन ने रखी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम सबको पता है, क्या कहती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी? और इसे ही डाल्टन्स मॉलिक्यूलर थ्योरी कही। The law of definite proportion. क्या कहता है ये? देखो, डाल्टन ने कुछ चीजें, फंडामेंटल चीजें बताई। कौन सी? एटम से बनता है, इनविजिबल पार्टिकल। बहुत बढ़िया। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर is atom, which is considered as, एटम को कैसे कंसिडर किया था उसने? Indivisible particle. फिर उसने क्या कहा? Atoms of one element are identical एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक एलिमेंट के सभी एटम्स आइडेंटिकल रहेंगे, बट differ from those of other मतलब क्या? तो एक एलिमेंट के सभी एटम सिमिलर है, दूसरे एलिमेंट के भी सभी एटम सिमिलर रहेंगे, बट तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट रहने वाले हैं। सही है, सभी ऑक्सीजन के एटम सेम है, सभी नाइट्रोजन के एटम सेम है, बट हाँ, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का एटम विल बी डिफरेंट।
ठीक है, एंड a small number of atoms of each element combine to form a molecule of a compound. ठीक है, इसके साथ उसने दो चीजें बताई। कौन सी दो चीजें बताई? दो लॉज है ना उसके, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड कांस्टेंट फिक्स प्रोपोर्शन, एंड एक फिक्स प्रोपोर्शन वाला लॉ है, क्या कहता है वो? फॉर एनी गिवन कंपाउंड the masses of constituent are in fixed proportion. ठीक है, कोई भी एक गिवन कंपाउंड में द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन फिक्स प्रोपोर्शन। कहीं से भी अफ्रीका, टांजानिया, अमेरिका, यूरोप, कहीं से भी आप वाटर लाओ, उस वाटर में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कितना रेशो रहता है उसका? 1:8. 1:8। बहुत बढ़िया। दूसरा लॉ इसने दिया है केमिकल कॉम्बिनेशन का। क्या कहता है ये लॉ? When two elements form more than one compound, for a fixed mass of one element, the masses of the other element excuse me, the masses of other element are in ratio of small integer. देखो ये बड़ा सिंपल है, शायद से वर्डिंग्स में बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं आता है। When two elements form more than one compound, for example, consider an element which is forming two different compounds. Consider a pair of elements forming two different compounds. So हमारे पास है कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म करते हैं? CO एंड CO2। ठीक है, तो फॉर फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, अगर कार्बन का मास हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? CO 12 और 16 28,
CO2 32 + 12 44। ठीक है, इसमें से कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 32। CO के लिए कितना रहेगा? ये 28 है, कार्बन कितना है? 12, ऑक्सीजन कितना है? 16। तो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है फॉर फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, अगर वन एलिमेंट का अगर मास फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट के जो मासेस रहेंगे इट विल बी अ रेशियो ऑफ स्मॉल इंटीजर। सो ये 32 है, ये 16 है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2 विच इज अ स्मॉल इंटीजर। सर ये ऑब्वियस है ना, यहाँ पर ये कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ये कार्बन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज डबल। बिल्कुल सही है, ऐसा ही उसका कहना था। सिमिलरली ऐसा भी होगा, अगर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO2 N2 या NO3 अगर फॉर्म कर रहे हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि फॉर फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है, इसके कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ट्रिपल है, तो ये इंटीजर में रहेंगे इनका मास। ठीक है, बस यही उसका कहना था। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अब ये थी डाल्टन की थ्योरी। यहाँ पर हमने साइंटिफिकली पहली बार मैटर को समझने की कोशिश की थी। दिस इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल। ठीक है, इसका एक्सटेंशन फिर हमारे गैस लॉज है। ठीक है, इसके एक्सटेंशन हमारे गैस लॉज है। बॉयल्स ने भी काम किया, चार्ल्स ने भी काम किया, गै-लुसैक ने भी काम किया, एवोगैड्रो ने भी हमारा हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, और इस पर बेस्ड ये मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर है। ठीक है, अब काइनेटिक थ्योरी जो एजम्पशन पर बेस्ड है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एटॉमिक हाइपोथेसिस। ये एटॉमिक हाइपोथेसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे 21st सेंचुरी के फेमस साइंटिस्ट, आप में से कुछ लोगों ने शायद से उनका नाम सुना होगा, रिचर्ड फेमन। ठीक है, ये रिचर्ड फेमन ने कहा कि अगर गलती से, जिसे हम मराठी में प्रलय कहते हैं, अगर प्रलय आया या ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट होने का सवाल आया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोरोना अनकंट्रोल्ड हो गया, सब ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे। ठीक है, या न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर बॉम्ब या ऐसा न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएंगी, या कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर आएगा, तो अगर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है ऑब्वियसली कुछ मिलियन बिलियंस, कुछ तो समय के बाद कोई दूसरे क्रिएचर्स आएंगे जो अपने जैसे रहेंगे, जो भी इस प्रकार से सोचेंगे। तो हमने जो अभी तक अचीव किया है उसमें से कोई एक ही चीज अगर उनको ट्रांसफर करनी है तो दैट थिंग शुड बी एटॉमिक हाइपोथेसिस। क्या ध्यान में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? somehow if all the knowledge base which we have achieved in past few hundred thousands of years अगर हमारे साथ एक्सटिंक्ट होने वाला है और अगर हमें इसमें से कुछ चीजें दूसरों को ट्रांसफर करनी है तो हम क्या ट्रांसफर करेंगे? तो वी विल ट्रांसफर एटॉमिक हाइपोथेसिस। या somehow अभी हमें रियलाइज होगा कि अरे देयर इज सम अदर अर्थ, और उनको अगर हमें कोई चीज बतानी है, so what we should tell them? We should tell them, look, this atomic hypothesis is something which is very very important. क्या है एटॉमिक हाइपोथेसिस? तो देखो,
एटॉमिक हाइपोथेसिस कहता है अब ये इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टिंग ईच अदर when they are small distance apart but repelling upon being squeezed into one another. This is atomic hypothesis. क्या कहता है ये? All things are made up of atoms. सभी चीजें एटम से बनी है. एटम मतलब क्या है? The little particles which move around in perpetual motion. What do you mean by perpetual? Perpetual मतलब everlasting, continuous, forever, valid for all the time. ठीक है, मतलब ये नहीं रुकने वाले मोशन में है. और ये मोशन की क्या खासियत है? अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हेन दे आर स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट. बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहा तो क्या होगा? एक दूसरे के एग्जिस्टेंस का फर्क ही नहीं पड़ेगा. जब डिस्टेंस स्मॉल होगा तो क्या करेंगे वो? अगर डिस्टेंस छोटा है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट वो एक दूसरे को रिपेल भी करने वाले हैं. रिपेलिंग व्हेन दे आर स्क्वीज्ड इनटू वन अनदर, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम किया तो दे आर गोइंग टू रिपेल, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. नाउ यू विल रियलाइज व्हाई द कोलिजन्स आर इलास्टिक. एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे. बोथ आर मूविंग, हम सिर्फ अभी एक की मोशन दिखाएंगे. इसकी जो मोशन चालू है ना, इसकी मोशन को इसके एग्जिस्टेंस का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव बनेगा, ये खींचने लगेंगे. बट अगर ये बहुत पास में आएंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू रिपल्सिव फोर्स, और जिस मोमेंट पर ये रिपल्सिव होगा ये रिपेल हो जाएगा. अब देखो, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स, जैसे दो मैग्नेट को आप एक दूसरे को चिपका नहीं सकते हो, वैसे ही यहाँ पर होगा. अब दोनों एक दूसरे के साथ चिपकेंगे ही नहीं तो ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक रहेंगे. ठीक है, एंड इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, उनकी एनर्जी लॉस होने वाली नहीं है. एनर्जी लॉस होने वाली नहीं है तो ये पागल जैसे कंटिन्यूअसली मूव होते रहेंगे.
अब शायद से ये सभी चीजें सेंस करेगी कि काइनेटिक थ्योरी किस पर बेस्ड है। सो गैस कंसिस्ट ऑफ रैपिडली मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटॉमिक हाइपोथेसिस भी यही कहता है कि ये कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल से बना हुआ है। गैसेस के केस में द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज लार्ज इनफ टू इग्नोर इंटर एटॉमिक फोर्सेस, क्योंकि इनकी रेंज ही कम है। These forces are very important for solids and liquids. That's why solids and liquid का behavior अलग है. They have definite volume. These molecules travel in straight line between two successive collisions. Because कोई force नहीं लग रहा है तो according to law of inertia ये straight line में जाने वाले हैं. जबकि एक दूसरे के बहुत पास में आ जाएंगे तो then there will be initial attractive force. Distance और कम होने के बाद this force will become repulsive. Because of this repulsive force, these molecules are not actually contacting each other and hence the collision are going to be perfectly elastic. और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत जगह है तो actual volume of gas molecules is negligible compared to volume occupied by the gas. ठीक है? So this is complete background about understanding of matter या gases and इसके ऊपर kinetic theory of gases based है। ठीक है?